हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूजीसी नेट सेट जेआरएफ सीरीज़ में थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है उसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल द एस्पिरेंट्स इनविंसिबल। ओके, लेट्स बिगिन। तो हमने ये कंटेंट हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें हमने देख लिया है इंट्रोडक्शन, टीचिंग लर्निंग, ऑब्जेक्टिव से लेके फिर लेवल्स ऑफ लर्निंग्स, दैन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग्स, रिफ्लेक्टिव लेवल पे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स क्या क्या हैं, दैन द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट सीखेगा, किस तरीके से सीखेगा, इतनी जल्दी सीखेगा, तो कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए सीखने के लिए। तो सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं सिंपली। ओके, सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वी शुड नाउ डिस्कस अबाउट द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमने टीचर्स के बारे में जाना कि टीचर्स, अच्छा टीचर बनने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी टीचिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, वैसे ही हम जानेंगे लर्निंग करने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। द टर्म लर्नर इज यूज्ड इन अ ब्रॉड कंटेक्स्ट देन द स्टूडेंट, बिकॉज लर्नर सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते। लर्नर मतलब है जो सीखता है, वो लर्नर होता है। बिकॉज लर्नर्स कैन लर्न इवन विदाउट द टीचर। ज़रूरी नहीं है टीचर हो तभी हम लर्निंग कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट यूजीसी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। बट टीचर इज़ मैंडेटरी, है ना, नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए टीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचिंग के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ इट इज़ इनसाइड और आउटसाइड, लर्निंग कैन टेक प्लेस एनीवेयर विदाउट एनी कंसर्न अबाउट द पोजीशन। तो लर्निंग होने के लिए ज़रूरी नहीं है आप स्कूल में जाएँ, वो आप कहीं भी सीख सकते हो। कहते हैं ना, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो लाइफ कैसे सिखाती है? टाइम हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो जैसे कभी किसी का दिल टूटे, खाली पॉकेट, है ना, जेब खाली हो, दिल टूटा हो, खाली पेट हो, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा के जाती थी। दैट थिंग इज़ वी लर्न इन आवर लाइफ। तो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। बट फिजिबिलिटी ऑफ टीचिंग एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द क्लासरूम। तो सबसे आसान तरीका लेकिन क्या है? सबसे आसान तरीका है, फिजिबिलिटी है, क्लासरूम में हम बैठें। फिजिबिलिटी हमेशा कहाँ पर है? क्लासरूम में। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें वहाँ पे मिलता है। मोटिवेशन and curiosity can be cultivated to sustain the learning process which is persistent and eternal। तो मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, परसिस्टेंट करना चाहिए, लंबे समय तक करना चाहिए, तब आप जाके सीखते हो। दैट इज़ वाई कि एक समय के बाद में जब हम फेल होते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो हमारा मोटिवेशन डाउन होता चला जाता, इसलिए हम पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है। बिहेवियर, मेच्योरिटी लेवल, मोरालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, prior knowledge and competency are the usual learners characteristics. Simply, characters of adolescent and adult learners can be differentiated as personal, academic, social, emotional and cognitive। तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में है, adolescent and the adult। What is the difference between adolescent and adult? So the age below the 14 years, 14 साल और 14 साल से 18 साल, 14 to 18 इज़ एडोलसेंट एज एंड आफ्टर 18 इट इज़ एडल्ट एज। सो कौन कौन से डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं उसमें? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस हो सकते हैं? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्निफाई डेमोग्राफिक ट्रेट्स ऑफ द लर्नर्स, लाइक बर्थ प्लेस। आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी मेच्योरिटी लेवल कितना है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। दीज आर द पर्सनल ट्रेट्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिटरमाइन द लर्निंग्स आउटकम। सेकेंड इज़ अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर मीन्स देयर लर्निंग टारगेट्स एक्वायर्ड नॉलेज एंड एजुकेशनल लेवल। इट रिवॉल्व्स अराउंड क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स रिलेटेड टू द एकेडमिक्स ओनली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स से रिलेटेड है और किसी नहीं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। लर्नर्स मीन्स लर्निंग टारगेट क्या है, एक्वायर्ड नॉलेज कितनी आपने नॉलेज ले के रखी है, पहले आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी लर्निंग्स पे, आप कितना जल्दी सीखोगे कोई भी चीज़। देन
और यहाँ से आप समझ सकते हो कि यूपीएससी के लिए अगर दो बंदे आते हैं, एक इंग्लिश मीडियम से आता है, एक हिंदी मीडियम से आता है, एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है, एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है, दोनों के लर्निंग आउटकम्स अलग अलग क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपली। देन कम्स द सोशियो इमोशनल कैरेक्टर्स। सोशियो इमोशनल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, सोशियो और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स लाइक डिपेंडेंट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द ग्रुप और सोसाइटी। आपका सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है? फॉर सिंपल एग्जांपल, कास्ट सिस्टम अफेक्ट नेगेटिवली टू द लोअर कास्ट, सो उनका सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं रहा। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स प्लेस ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप, तो लोअर कास्ट आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अपर कास्ट। सोशल सर्किल कैसा है आपका? पर्सनल इमेज कैसी है? मीन्स आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है? दीज आर द सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिटरमाइन द लर्निंग आउटकम्स। देन कम्स द कॉग्निटिव पार्ट्स, कॉग्निटिव कैरेक्टर्स। कॉग्निटिव कैरेक्टर्स क्या है? कॉग्निटिव कैरेक्टर्स सिंपली है कि आप दीज कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दीज डिटरमाइन लर्निंग परसेप्शन, लर्नर्स परसेप्शन, थॉट प्रोसेस क्या है आपकी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन हिज और हर ब्रेन, आल्सो ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, आप कितने समय तक फोकस कर सकते हो, आप कितने मेंटली अवेयर हो, आप कितने इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो, आर डिटरमाइंड बाय द कॉग्निटिव ट्रेट्स। एंड दैट्स वाई एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ रही है बात? लर्निंग परसेप्शंस कैसा है? तो एक इंसान कन्फ्यूज्ड है कि पढ़ाई क्यों करनी है, एक इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है और वो क्लियर है माइंड में, डेट इज़ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अलग है दोनों की, थॉट प्रोसेस अलग है दोनों की, डेट इज़ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। लर्नर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डिटरमाइन करेंगे लर्निंग आउटकम्स को? तो उसमें हमने देखा पर्सनल कैरेक्टर्स, पर्सनल यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है। देन एकेडमिक कैरेक्टर्स यानी एकेडमिक डिटेल्स क्या है आपकी अभी तक की। फिर सोशियो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक यानी सोशल और इमोशनल आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, डिटेल्स क्या है। Then cognitive characteristic, cognitive more related to mindset, it is more about brain, more about mindset, simple. Now next concept is individual difference. Now what is individual difference? It is simply, individual difference क्या है? Each and every individual is unique, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। Everyone among us is special, everyone among us is special in some or other way. We are all same but much different at the same time. These small differences and peculiarities make us different. Due to these differences among individuals, the term individual difference was coined. There are differences among the learners, as some learners prefer online classes, some prefer physically going to class, some prefer games over studies, some prefers studies over the games and other activities. Below are the individual differences discussed in the detail. तो individual differences मतलब सिंपल क्या है? एक बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, एक बच्चे को पढ़ाई करना पसंद है, एक बच्चे को दोनों पसंद नहीं है। That is individual difference because there is a differences between the individuals. All are humans but all humans are not same. Simple. That is individual differences. First is perception. What is perception? So perception of every person is different. परसेप्शन है वही सोच, सबकी सोच अलग है, सबका देखने का नज़रिया अलग है। हाफ गिलास ऑफ वाटर मे बी परसीव्ड एज अ हाफ फुल बाय सम एंड हाफ एम्प्टी बाय अदर्स। तो पानी आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, ये परसेप्शन है। सेकंड इज शार्पनेस, हाउ शार्प यू आर। शार्पनेस क्या होता है? एवरी लर्नर हैज़ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड देयरफॉर different level of sharpness and intelligence. Some learners can master the concepts quickly while others require more time because of their slow processing. Simply, each individual are not same, every individual are different and unique. तो सबकी sharpness अलग है, सबका perception अलग है। Simple है। Next come is enthusiasm. Enthusiasm means energetic feeling or emotions. So each learner who learns something new or any new skills has a different motivating forces.
for learning it. Driving force may be of different kinds such as a salary hike, curiosity, interest, parents wish, etc., which in turn ignites the enthusiasm. तो enthusiasm क्यों है? क्यों आपको क्यों सिविल सर्वेंट बनना है, आपको क्यों प्रोफेसर बनना है, आपको क्यों गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको क्यों प्राइवेट जॉब में जाना है, आप बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हो, आप लीडर क्यों बनना चाहते हो, पैसे कमाने हैं या फिर अपना दौलत शोहरत कमानी है, क्यों आपको एक रिस्पेक्ट कमानी है सोसाइटी में, या फिर कुछ नया इनोवेट करना है. दैट इज़ द एंथुसियाज्म पार्ट. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात करें तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में यहाँ पर मतलब होगा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आर द बेसिस फॉर द स्किल्स टू डू समथिंग. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आर द बेसिस फॉर स्किल्स टू डू समथिंग. तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आर द मोस्ट प्रोमिनेंट important part. The performance, retention abilities and analytical ability depend on the cognitive abilities of a person, learner in this case. Simple. तो आपकी cognitive abilities कितनी हैं, आप कितनी देर तक फोकस कर सकते हो, आप कितनी देर तक शांत और तरीके से बैठ कर मेडिटेट कर सकते हो. These are the cognitive part. और इनको बढ़ाया भी जा सकता है, सीखी भी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें. Then comes the age factor. Age factor simply very old person are never enthusiastic to learn something new and vice versa. Therefore we can conclude that age and curiosity go just opposite to each other. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी क्यूरियोसिटी आपकी कम होती चली जाएगी. इसीलिए देखा होगा कि ओल्ड एज पर्सन्स जो हैं, घर में दादा दादी हैं, घर में नाना नानी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, वो हमारे हर क्वेश्चंस पे डाउट करते हैं. उन्हें डर लगता है हम गलत ना हो जाएं, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ में. इस तरीके से कुछ नया सीखने को बोलो, उनसे बोलो कि अगर कि फ़ोन पे से पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो उनको डर लगता है. वो धीरे धीरे काम करेंगे. लेकिन अगर एक यंग बॉय है, यंग गर्ल है, उनसे अगर आप कहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो वो थोड़ा सा आसान तरीके से एग्री करेंगे आपके साथ में. दैट इज़ अ एज फैक्टर. क्यूरियोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एज. सिंपल. देन कम्स द लर्निंग अप्रोच. लर्निंग अप्रोच सिंपल. लर्निंग अप्रोच क्या है आपका, ये बोलेंगे हम लर्निंग अप्रोच. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग अप्रोच. सिंपल. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़. कॉग्निटिव उनके सोचने की क्षमता अलग अलग है, इसीलिए लर्निंग अप्रोच भी अलग होगा. फ्यू पीपल रिवाइज अगेन एंड अगेन टू लर्न वाइल फ्यू रिवाइज इट ओनली अ फ्यू टाइम्स बट प्रैक्टिस इट टू अचीव द मास्टरी. तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते. लर्निंग अप्रोच सबका अलग अलग है. किस तरीके से आप याद करोगे, किस तरीके से आप सीखोगे चीज़ें, सबका तरीका अलग अलग होता है. इसलिए अपने तरीके फाइंड करने चाहिए चीज़ें पढ़ने के और समझने के लिए. नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मेक्स अ रियल डिफरेंस. सबसे ज़्यादा डिफरेंस काम आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में. व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एवरी पर्सन परसीव्स प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेबिलिटीज़. सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है. तो जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व कर सकता है, जिसकी कैपेबिलिटी कम है वो प्रॉब्लम कम सॉल्व करता है. फ्यू पीपल डील विद द ईजीएस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट. दे इवन स्किप द हार्ड पार्ट सिंपली. तो कोई भी एग्ज़ाम उन्होंने देखा, जैसे फेलियर मिलती है उन्हें, वो रोने लगते हैं, वो संभाल नहीं पाते. घबराना एक ऑब्वियस थिंग है. फेलियर होने में, किसी भी एग्ज़ाम में आप जब फेल होते हो तो सबको बुरा लगता है और बेकार लगता है. बट एक बार और ट्राई करने में क्या जा रहा. कोई हार्ड थिंग है तो हार्ड वर्क करेंगे और भी हम थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे अपने आप में, फिर से कोशिश करने में क्या जा रहा. तो यही यहाँ पे जो लिखा है डैट इज़ द रियल डिफरेंस. जो टॉपर्स होते हैं वो बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं और टॉपर इसलिए बन जाते वो, और कुछ भी नहीं होता उनके पास में. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उनका ज़्यादा है. सो बट फ्यू लाइक टू डील विद द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑन द प्रायोरिटी बेसिस एंड देन प्रोसीड टॉवर्ड द ईजीएस्ट प्रॉब्लम. सबसे पहले वो हार्डेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, ईजीएस्ट के बाद में सबसे ज़्यादा लास्ट में जाएंगे. डैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. सिंपली पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, हेल्थ एक्सेट्रा आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. समझ में आ गया. हर व्यक्ति अलग अलग है. डैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कैसे अलग है? सबकी सोचने की क्षमता अलग है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अलग है, सबकी परसेप्शन अलग है, सबकी शार्पनेस अलग है, सब में एनर्जी अलग अलग है, लर्निंग अप्रोच अलग है, सबकी एज अलग है, बैकग्राउंड अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है. डैट इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नेक्स्ट अप्रोच
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग के दौरान याद रखने चाहिए, जो मायने रखते हैं टीचिंग में? दैट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग. सिंपली नाउ, so many factors affecting the quality of teaching in different setup which includes use of technology, tools, study material कौन सा है besides students and the teachers. So factors affecting teachers, factors affecting teaching, कौन कौन से factors है जो teaching को affect करेंगे related to the teacher, relating to a teachers? That is a subject expertise. That is फर्स्ट इज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज. जो भी टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए. फॉर इफेक्टिव टीचिंग द कम्पिटेंसी ऑफ द टीचर शुड मैच द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, कितना कम्पिटेंट होना चाहिए टीचर को ताकि वो स्टूडेंट को उस लेवल पे ले जा सके जिस लेवल का एजुकेशन एकेडमिक रिक्वायरमेंट है. इफ़ टीचर लैक कम्पिटेंसी, अगर आपकी कम्पिटेंसी कम है, द बर्डन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज शिफ्टेड ऑन द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट को समझना पड़ेगा क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे. अ टीचर हैविंग एक्सपर्टीज can teach in far better way than a teacher without expertise. Simply, specialized or expert teacher can play a decisive role in leading the journey of teaching learning outcomes. इसलिए कहते हैं कि अब जब पढ़ाई करते हो तो एक बहुत अच्छा टीचर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिसाइड करेगा वहीं आपका कितनी आसान तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप लाइफ में सफल होंगे, कितने आसान तरीके से चीज़ें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. सिंपल है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ के बाद में आता है टीचिंग स्किल्स. टीचिंग स्किल्स कैसी हैं आपके पास में, क्योंकि आप टीचिंग करने जा रहे हैं. सो द डेवलपिंग द रिक्वायर्ड स्किल फॉर टीचिंग इज मैंडेटरी फॉर आवर टीचर to achieve the desired learning outcomes and manage the classroom. The skill set include communication बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो. दैन प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. एबिलिटी टू मैनेज द क्लास. सम स्किल्स आर इनहेरेंट वाइल सम कैन बी लर्न. तो कुछ स्किल्स होती हैं जो हमारे पास पैदाइशी होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, डेट इज़ इनहेरेंट. बट देर आर सम स्किल्स विच कैन बी लर्न बाय प्रैक्टिस. Next important element or factor is familiarity with learners. Familiarity with learner is important part of teaching because this is a broad category. It incorporates knowing about the cognitive, social, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स. अपने स्टूडेंट के बारे में जानना, स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है, स्टूडेंट्स की सोशल एबिलिटी कितनी है, डेवलपमेंट कितना है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट कितना है. That is very important. It includes an understanding how students learn at a given development level, learning progressions or trajectories, and understanding that instruction should be tailored to meet each learner's need. क्योंकि आप जब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. कोई बच्चा बहुत आसानी से चीज़ें समझ लेता है, कोई बच्चा बहुत देर से चीज़ें समझता है, किसी का अटेंशन पावर कम है, रिटेंशन पावर ज़्यादा है कम है. तो आपके जितने भी लेक्चर हैं, आपके जितने भी प्रेजेंटेशन हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन होने चाहिए. दैट इज़ फैमिलियरिटी विद द लर्नर्स. नेक्स्ट इज़ स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग बिकॉज teachers should work on the quality of study material, notes, video lectures, other support materials because the learning outcome depend on the quality of material. आपने किस क्वालिटी मटेरियल को पढ़ाई किया है उस पर आपकी सफलता बहुत ज़्यादा निर्भर करती है. It would be much more convenient to clear the concept and doubt of the student. ठीक है, जब स्टडी मटेरियल बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, बहुत शानदार क्वालिटी होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा, तो आसानी से चीज़ें समझाई जा सकती हैं. सिंपल है. नेक्स्ट फैक्टर इज डिसिप्लिन. नेक्स्ट हेडिंग इज डिसिप्लिन. टीचर शुड बी discipline. A teacher ensures discipline so that the routine is followed in the classroom.
rules of schools are enforced and the students get a conducive learning environment. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो टीचर टाइम पे नहीं आएंगे, टाइम पे नहीं आएंगे तो कभी भी छुट्टी मनाएंगे, और सिलेबस टाइम पे नहीं होगा, टेस्ट नहीं होंगे, बच्चों के डाउट क्लियर कैसे हो जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चों से इंट्रैक्शन कैसे हो जाएगा. अ गुड टीचर हैज़ competent discipline skills and can promote positive behaviors and change in the classroom. They inspire people, they inspire students. Without discipline, learning is a tough task to accomplish. Simple, आपको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डेट इज़ वाई कहते हैं कि सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन इज़ द की फैक्टर. नेक्स्ट फैक्टर फॉर बेस्ट टीचिंग इज़ प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग और लर्निंग का प्रोग्रेस होना भी ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर शुड एक्नॉलेज द लर्निंग एबिलिटीज़ of the students and plan the lesson accordingly. If the speed of teaching is too fast, then students will not able to match it, and if it is too slow, then the syllabus will lag behind. Moderate speed according to the cognitive abilities of the students is mandatory. तो एक मॉडरेट स्पीड से पढ़ाना ज़रूरी है. तेज़ी से पढ़ाओगे तो हर इंसान को समझ में नहीं आने वाला, हर स्टूडेंट नहीं समझ सकता. अगर बहुत स्लो पढ़ाया तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. तो एक मॉडरेट स्पीड में पढ़ाना चाहिए कि सारे बच्चों को ज़्यादा से मैक्सिमम बच्चे को समझ में भी आ जाए और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, लर्निंग आउटकम्स भी बेस्ट रहें. नेक्स्ट हेडिंग इज़ कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द टीचर्स एबिलिटी टू बिल्ड अ trustworthy relationship with students is another factor affecting the learning outcomes. Students' curiosity and the effectiveness of teaching. Students will accept the advice of the teacher when they highly trusted their teacher, and they will also be determined to follow the advice. Simple है. सो ट्रस्ट वर्दी रिलेशन के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, जिसमें एक डिसिप्लिन अलग से इम्पोर्टेंट है. स्टूडेंट क्यूरियोसिटी रहेगा, लर्निंग आउटकम्स बेहतर होंगे, एक स्पेशल बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट और टीचर के बीच में. तो टीचर अगर प्रैक्टिस करने के लिए बोलेगा, रिवाइज करने के लिए बोलेगा, है ना, तो बच्चे पढ़ाई करके आएंगे. नाउ देयर आर सम फैक्टर्स विच आर स्पेशली लिंक्ड टू लर्नर्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग्स स्पेशली टू लर्नर्स. अब लर्निंग पॉइंट ऑफ लर्नर्स, जो मतलब स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं अच्छी टीचिंग के लिए. स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दैट बोथ साइकोलॉजिकल एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग आउटकम्स. सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी आपका माइंड सेट क्या है, आपका अप्रोच क्या है, बच्चे का दिमाग कितना तेज़ है, बच्चा सोचता कितना क्लियर है, माइंड फ्री है या नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी फिजिक्स कैसी है, फिटनेस कैसा है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग आउटकम्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स कैन बी समराइज्ड एज बिलोज. तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ मैच्योरेशन. फर्स्ट फैक्टर इज़ मैच्योरेशन. मैच्योरेशन क्या है अभी. सो मैच्योरेशन इज़ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ bodily systems and the physical mental readiness of the individual for the process of learning. तो बच्चा की बॉडी डेवलपमेंट कितना हुआ, इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन डेवलपिंग रिक्वायर्ड स्किल्स सच एज अ रीडिंग एंड राइटिंग. रीडिंग और राइटिंग में इम्पॉर्टेंट है. तो अब जैसे सिंपली है, अगर किसी में स्ट्रेंथ नहीं है, हाथों में दम नहीं है, तो बच्चा लिखेगा कैसे. कोई किसी की स्पीड राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, किसी की राइटिंग स्पीड कम होती है, किसी की आंखें कमज़ोर हैं, तो वो बच्चा पढ़ेगा कैसे. दैट इज़ वाई मैच्योरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन कम्स द एज फैक्टर. एज फैक्टर्स और मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज़. मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप विद द एज. Therefore, learning efficiency increases with the age up to certain level. एक एज तक आपकी सीखने की क्षमता, लर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है आपको सर्टेन लेवल, फिर उसके बाद में कम होती जाती है. आफ्टर इट टेंड्स टू डिक्रीज. फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है 10th क्लास का,
तो 10th क्लास की लेवल की मैथ पढ़ता है, बट वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके पीएचडी में जाके हायर मोस्ट एडवांस्ड सुपर अल्ट्रा एडवांस लेवल की मैथ भी सॉल्व कर लेता है, बिकॉज इफिशियंसी लर्निंग इफिशियंसी इज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ एज. So age is another factor in learning from learner's point of view. Then motivation. So motivation is very important factors. It is necessary for reinforcement of class rules, which in turn an essential condition for learners. तो motivation होना ज़रूरी है, necessary for reinforcement of the class rules को reinforcement हो, essential conditions हो सीखने के लिए, very important. Then comes curiosity. Another factor is क्रियोसिटी. तो बच्चा कितना क्रियोसिटी के साथ में पढ़ता है, कितना सारा इमेजिन करता है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन आस्क करता है. तो एंथुसियाज्म टू लर्न न्यू थिंग्स डेली अराइजेज आउट ऑफ क्रियोसिटी. टू टेक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर्स एंड द थिंग्स टॉट एंड इंक्वायर अबाउट दोज थिंग्स कैन इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस. कितने आपने क्वेश्चन किए, कोई भी चीज़ आप पढ़ो, तो जैसे अगर आप यूजीसी नेट JRF के लिए पढ़ाई कर रहे हो, हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है. आपको बेस्ट लर्निंग आउटकम्स के लिए चाहिए कि PYQ लगाएं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें. एज मच एज पॉसिबल उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा MCQ सॉल्व करके जाइए, उतना अच्छा एग्ज़ाम आपका जाएगा. नेक्स्ट इज़ मेंटल हेल्थ. सो व्हाट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर्स? So it includes psychological, social well-being. Social well-being, आपका रिलेशन क्या है सोसाइटी में, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, हेल्थ कैसा है. मेंटल हेल्थ इंक्लूड एटीट्यूड एंड रिलेटेड फैक्टर्स. एटीट्यूड्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड कैनेस्थेटिक एलिमेंट्स. तो एटीट्यूड किससे बनता है? ऑर्गेनिक और कैनेस्थेटिक एलिमेंट से बनता है, एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, लर्निंग प्रोसेसेस एंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. तो किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा रहेगा, किसी पर्सन के मेंटल एबिलिटी कितनी रहेगी, वो कितनी तेज़ी से सीखेगा, समझेगा, सोचेगा, शार्प रहेगा, उसकी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है. साइकोलॉजिकल सोशल वेलबींग पर डिपेंड करता है. अगर किसी बच्चे को बचपन से ही डराया सहमाया जाता है, बहुत ज़्यादा डराया जाता है, तो वो बच्चा बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसके एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एक ट्रॉमा रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग अच्छी नहीं होती. तो बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, इसीलिए कहते हैं मारना नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज़ डाइट एंड न्यूट्रिशन. बच्चों की डाइट कैसी है और न्यूट्रिशन कैसी है, इस पर भी डिपेंड करेगा उनकी लर्निंग आउटकम्स. सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ. विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटल और फिजिकल हेल्थ वुड deteriorate. Mental growth can be hampered in the absence of a certain vitamins and minerals. So learning efficiency could deteriorate if the learner is not healthy, both mental and physically. तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आपका फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, जो कि जिसके लिए आपको अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है, विटामिन्स लेना ज़रूरी है, और मिनरल्स लेना ज़रूरी है, न्यूट्रिशंस लेना ज़रूरी है, और तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तब जाके आप बेहतरीन लर्निंग आउटकम्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं. अटेंशन और इंटरेस्ट की बात करें, किसी भी स्टूडेंट का कितना अटेंशन है, कितना लर्निंग इंटरेस्ट कितना है उसका. तो स्टेइंग फोकस्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट क्लियरली. डाउट्स कैन बी सॉल्व्ड बाय द टीचर्स, बट रिपीटिंग द होल कॉन्सेप्ट वुड वेस्ट एवरीवन्स प्रोडक्टिव टाइम. तो किसी बच्चे ने अगर किसी कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं साथ में, अगर आपका थोड़ा सा ध्यान भी यहाँ वहाँ गया, जैसे मोबाइल में किसी की नोटिफिकेशन आना या मैसेज आ जाना, अगर एक कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया, तो आपको फिर से समझाने के लिए सारे के सारे बच्चों का टाइम, प्रोडक्टिव टाइम फिर से क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है. तो अटेंशन और इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब टीचर समझाए. सराउंडिंग ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, जहाँ पर वो पले बड़े हैं तो उनकी परवरिश वाली जगह कैसी है, कैसी रही है. लर्नर्स मेंटल फिजिकल हेल्थ डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एज वेल. अ पीसफुल एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वुड सपोर्ट द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. इसलिए घर का माहौल बहुत शांति सुकून वाला होना चाहिए, तब जाके बच्चे बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग related to
सपोर्ट मटेरियल से फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल कैन बी समराइज्ड एज बिलोज. फर्स्ट इज योर मीनिंगफुलनेस. स्टडी मटेरियल मीनिंगफुलनेस. व्हाट इज़ मीनिंगफुलनेस? मतलब जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं आर एसोसिएटेड विद द मीनिंगफुलनेस ऑफ द लर्निंग्स. टास्क दैट हैव सम मीनिंग एंड रिलेवेंस मेक द लर्निंग प्रोसेस ईजियर. कोई भी चीज़ आप क्यों कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या सीखने वाले हो, क्या मिलने वाला है इस चीज़ से, अगर ये आपकी क्लियर है. जैसे नेट JRF की पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप PhD में एडमिशन ले सकें, बेहतरीन तरीके से PhD कर सकें, आपको JRF मिल सके. सिंपल मीनिंगफुलनेस, रिलेवेंस है. आप बहुत अच्छे से फिर पढ़ाई करोगे, आप किसी भी सब्जेक्ट डोमेन में, डिसिप्लिन डोमेन में एक्सपर्ट बनोगे, मास्टर बनोगे. दैट इज़ द मीनिंगफुलनेस ऑफ लर्निंग दिस टीचिंग एप्टीट्यूड. सिंपली नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी. स्टडी मटेरियल से डिफ़िकल्टी. सो द सपोर्ट मटेरियल टू बी लर्नड should be an appropriate difficulty level होना चाहिए. ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ईजी भी ना हो. देन लेंथ, स्टडी मटेरियल का लेंथ कैसा है ये भी अप्रोप्रिएट हो. लेंथी मटेरियल पोजेस अ बिग प्रॉब्लम फॉर यंग लर्नर्स. इन जनरल अ लॉन्गर मटेरियल more difficult than the smaller one. Learners finds it a bit hard to concentrate for longer time period. Simply तो लेंथ जो है स्टडी मटेरियल की वो कम होना चाहिए या फिर डिवाइडेड होना चाहिए. इकट्ठा नहीं होना चाहिए कि अब 800 पेज और 1200 पेज की बुक आपके पास में एक साथ में पढ़नी है. उसको डिवाइड कर लिया 200 पेज में, 6 पार्ट में. इस तरीके से पढ़ना आसान रहता है. नेक्स्ट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल का आपने ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया है ये भी डिपेंड करेगा आपके लर्निंग आउटकम. द सब्जेक्ट मैटर शुड बी लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज टू एंश्योर बेटर आउटकम्स. सिंपल है, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाया ना चाहिए. जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, कहते हैं ना, सबसे कठिन काम सबसे पहले करना चाहिए. तो हिंदी इंग्लिश की पोएम पढ़ना ज़रूरी नहीं है. सुबह है मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, CSET पढ़ो, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ो. जो कठिन लगती है कॉन्सेप्ट वो क्लियर करना चाहिए सुबह. दैट इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी. अभी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी से कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम ये देखेंगे. Simply, first is instructional facility for teaching are essential for effective learning. These includes the classroom. तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, इंस्ट्रक्शन देने में जो आपकी फैसिलिटेट करें, जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया, आपकी लेबोरेटरीज़ हो गई, आपके बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए, सेमिनार हॉल हो गया, एक्सेट्रा. फैक्टर रिलेटिंग टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी अफेक्टिंग टीचिंग आर समराइज्ड बिलो. फर्स्ट हेडिंग इज एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. कोई भी आपका जो लर्निंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचिंग इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड अदर फैसिलिटी शुड बी एंश्योर्ड. जैसे कि अगर आप पढ़ाई करवाने जा रहे हो और टीचर हो, तो मान लीजिए क्लासेस अवेलेबल नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, सीट्स नहीं है, या फिर आपके पास में चौक नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है. देन नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल इशूज़ हो सकते हैं. मतलब ऑपरेट करना किसी भी सिस्टम को या फिर स्कूल्स को स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है. इज़ नीडेड फॉर टाइम्स टू ऑपरेट. लेबोरेटरी है, कंप्यूटर लेबोरेटरी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, उसको चलाने के लिए. इन द एब्सेंस ऑफ स्किल्ड मैन पावर सच मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर ऑफ द नो यूज़. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सिंपली नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ फैक्टर्स affecting the teaching. फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट से कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं इसके बारे में हम जानेंगे. सिंपली जैसे कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट है, क्लासरूम कल्चर है, डिसिप्लिन है, टाइम टेबल है, फैटिग, रेस्ट एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू लर्न. तो सही टाइम पे लंच होना ज़रूरी है, ज़्यादा लेट भी ना हो, ज़्यादा जल्दी भी ना हो. दीज फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटकम्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देन कम्स
तो कंडीसिव इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देख लिया, शांति हो, सुकून हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ आप पढ़ाते हो। देन कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन से कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका हो गया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स on various factors which are interdependent. Institutions is that factor which directly affect teaching. Factors affecting teaching related to the institutions can be summarized as below. First is infrastructure. टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे। और जैसे फिजिकल मटेरियल रिसोर्सेज हैं या नहीं है, बुक अवेलेबल होना चाहिए सबके पास में, बोर्ड होने चाहिए, चौक होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट होना चाहिए, कभी टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे ऐसा नहीं हो, पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर ऑटोनॉमी होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल टाइट स्ट्रक्चर्ड में टीचर काम कर रहे हों, तो फिर वो लर्निंग आउटकम्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे, वो एक जस्ट एज अ इंस्ट्रक्टर की तरह काम करेंगे। सो दीज यहाँ तक हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, कैसे होते हैं कैसे नहीं होंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे स्टडी मटेरियल और मोर अपडेट आपको मिल जाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो